इस जगह पे देखो चेंज क्या है, सिर्फ इतना चेंज है। यहां देखो, देखो क्वेश्चन में जो उसने क्वेश्चन सोर्स पे दिया कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि बैड डेट्स रिकवर्ड है, तो मत करो ना बैड डेट्स रिकवर्ड। इसका मतलब यहाँ पे फिगर क्या आ जाएगी जी बेटा, कितना 794 ठीक। अब 5% लगाना है, लगाओ उस पे 5%। जी बेटा कितना आ जाता है, गलत 397 कहां से बेटा, नहीं बेटा उधर से नहीं बेटा, क्योंकि इंफॉर्मेशन ये है कि आपकी कैश कलेक्शन 5,60,600। मेरिट की बात कर रहा हूं ना, तो क्वेश्चन में ये लिखा होगा। अब अगर ये फिगर यही है तो इसका मतलब कि मेरे पास यहाँ पे 630, अब अगर ये 630 है तो यहाँ पे 630 लिखोगे, यहाँ पे कुछ तो 2000 में से 630 को माइनस करोगे तो 1370 प्रॉफिट। आप ये बात अंडरस्टैंड करें, तो मेरिट इसका यही है क्योंकि क्वेश्चन के बीच में उसने किसी और चीज को रिपोर्ट नहीं। तो पुत्र ये बात क्लियर है? हाँ बोलो, यहां तक समझ आ गई? ठीक हो। अब बेटा यहां देखो सारे लोग, नाउ यहां तक आपके पास इसका पहला फेज कंप्लीट होता है। पहला फेज है जनरल प्रोविजन कंप्लीट, ठीक है बेटा। सेकंड फेज हमारे पास क्या है कि ये जो क्लोजिंग जनरल प्रोविजन थी इसमें एजिंग ऑफ डेटर्स, एजिंग ऑफ डेटर्स कल बात की थी हमने। करना कैसे उसको देखो, जैसे सपोज 92,000 का बैलेंस यहाँ पे दे, अब इसका ब्रेकअप देगा। ब्रेकअप कैसे देगा बेटा, खुद बताएगा। ये वो है, वो इंफॉर्मेशन है जो वो आपको खुद फॉरवर्ड करेगा। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे होंगी कि 30 जून 2012 पे जो डेटर्स हैं उनका एज एनालिसिस, उनका एज एनालिसिस वो कहेगा कि लेस देन 30 डेज। 60,000 वो फिगर है जो लेस देन 30 डेज। 30 to 60 डेज, वो डेटर्स जो 30 से 60 डेज में है वो हमारे पास 20,000। वो डेटर्स जो 60 to 90 डेज में है वो हमारे पास 10,000। वो डेटर्स जो मोर देन 90 डेज वाले हैं 2,000। आप कहेगा परसेंटेज रिक्वायर्ड, खुद परसेंटेजेस दे। वो कहेगा जनाब, ये मैं अपने पास से लिख रहा हूं, सपोज कर रहा हूं। वो कहता है यार इधर परसेंटेज 1%, इधर 3%, इधर 10%, इधर 40%। बात समझ में आ रही है? अब एक रेट नहीं, मल्टीपल रेट्स। अब मुझे क्लोजिंग प्रोविजन कैसे निकालनी है बेटा? क्लोजिंग प्रोविजन कैसे निकालना? सिंपल, परसेंटेज से मल्टीप्लाई। सो 60,000 का 1% बेटा 600, 20,000 का 3% 600, बेटा 10,000 का 10% 1,000, 2,000 का 40% 800। So closing provision 3,000। क्लोजिंग प्रीमियम बेटा कितनी हो गई 3,000। तो मुझे करना क्या, ये जो 3,000 का आंसर आ रहा है क्या करना है? बाकी आगे का सारा काम सेम है, सिर्फ यहाँ पे जहाँ पे 4600 लिखा वहां पे क्या लिख दूंगा 3,000। देख लूंगा ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस क्या है। यही 3,000 उठा के ब्रॉट डाउन कर लो,
अगले साल के लिए फिर एज एनालिसिस दे। बेटे मेरी बात को फॉलो करें, इसको मसला तो नहीं इसमें, मतलब एक स्टेप एडवांसमेंट। बेटे क्लियर है? अब लास्ट आखिरी स्टेप है इसका, जो बहुत वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट और आपके पेपर का मैक्सिमम मार्क्स होगा। प्रीवियस का क्वेश्चन जब सेपरेटली आएगा तो मैक्सिमम वो मार्क्स होगा। तो मेरी बात को फॉलो करें जी बेटा। मुझे अगर इजाजत दे तो मैं इसको रब कर लूं कि बेटा जो ऑनलाइन है बेटा रब कर लूं इसको। यस सर कर। अच्छा क्या देखो, अब हमारे पास स्पेसिफिक अलाउंस, स्पेसिफिक प्रूविंग रखना बेटा। आपने जो नाम लिए थे उसमें बता देता हूं आपको। पहली बात, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट। इसको बैड डेट्स का अकाउंट भी बोलते हैं, इसको डाउटफुल डेट्स अकाउंट भी बोलते हैं, इसको बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट भी बोलते हैं, इसको सिंपल बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है बेटा। प्रोविजन को प्रोविजन भी बोलते हैं, अलाउंस भी बोलते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेट का नाम भी यूज होता है, अलाउंस फॉर बैड डेट्स का नाम भी यूज होता है, अलाउंस फॉर इररिकवरेबल डेट एक्सपेंस का नाम भी यूज होता है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, ठीक है। प्रोविजन या अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ये भी यूज होता है। तो सिंपली अपने आप को बड़ा क्लियर रखो। एक जी बेटा सर अकाउंट ऑन लिक्विडेशन अगर यूज हुआ है सर, क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में यूज हुआ है। क्या बेटा? बैड डेट्स के अंदर लिखा हुआ है प्रैक्टिस में अकाउंट ऑन लिक्विडेशन। हाँ इसके अब आपका ये खत्म हो गया, उसके बाद बैड डेट जो बने वो हाँ नहीं लिक्विडेशन क्या होती है बेटा? लिक्विडेशन ये होती है कि जब आप अपने बिजनेस को बंद कर दो, ड्यू टू हैवी लॉसेस आपके पास आपका बिजनेस बंद हो। ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि लिक्विडेशन जो है आप खुद अपने बिजनेस को डिसॉल्व कर दो, खत्म, अब क्या बस डिसोल्यूशन। सर लेकिन जैसे लास्ट ईयर होगा, उन्होंने हर ईयर में किया, 2011 में भी लिक्विडेशन हो गया, 12 में भी लिक्विडेशन हो गया, 13 में भी हो गया। वो सब्र कर जाना लड़की, पहले लिक्विडेशन डिसोल्यूशन को समझ तो नहीं। डिसोल्यूशन या लिक्विडेशन का मतलब ये है कि जहां पे आप अपने बिजनेस को टोटली बंद करें। अब ये दो तरह से हो सकता है, एक तो वॉलंटरी, पर मैं बस आगे काम नहीं, बस अब मेरी सेहत इजाजत नहीं, एक बात को फॉलो करें, ठीक है। जैसे मैंने अपने कॉलेज को बंद किया, मैंने अपने कॉलेज को बंद जब किया तो इसलिए बंद किया था कि बैकबोन ऑपरेटेड थी, तो उसका ऑपरेशन बिल्कुल फ्रेश हो रहा था। मुझे डॉक्टर ने जो बात बताई थी वो ये था कि आपके पास अभी आपकी रिकवरी के लिए लंबा अर्सा चाहिए। तो मुझे इस चीज का अंदाजा था कि मतलब जिस तरीके से मैं आप लोगों के साथ चलना चाहता हूँ उस तरीके से बाकी लोग नहीं चलते, तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो बाद में मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं हर महीने अपने पास से रेंट पे कर सकूं, सैलरी पे कर सकूं, जिसको बंद लिक्विडेशन, कॉलेज बंद। तो मेरी बात को फॉलो करें, या बैंकरप्ट हो गए। अच्छा जैसे आप बैंकरप्ट होते हैं, सबसे पहला काम ये करती है कोर्ट, यूं करती है कि उसने आपके सारे एसेट्स, सारी लायबिलिटीज को टेक ओवर कर, नहीं आपके बिजनेस पे कोर्ट ने कब्जा कर। अगर मैं बैंकरप्ट हो जाऊंगा ना, अल्लाह ना करे अगर कोई ऐसा मामला हो, अगर मैं स्कैन्स का ऑनर हूं तो स्कैन्स की कस्टडी जो है वो कोर्ट लेती है। तो सर कंपनी के एसेट्स वगैरह वो करेंगे, आपके पर्सनल तो नहीं? पर्सनल पार्टनरशिप में और क्या कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑनर की लायबिलिटीज अनलिमिटेड, इवन मेरे पर्सनल एसेट्स भी कोर्ट की कस्टडी में। कंपनी में तो सर लिमिटेड है, कंपनी में सिर्फ इसको लिमिटेड बोलते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी, तो उसमें सिर्फ कंपनी के एसेट्स। अब जिस वक्त ये सारी चीजें कोर्ट के पास चली जाएंगी तो एक तरफ सारे आपके पास आपके पेबल्स होंगे, इतने पैसे इसने दिए, एक तरफ मेरे एसेट्स। अब होगा इस तरह से कि जैसे सपोज अगर मेरे पेबल्स हैं से मैं ये कहता हूं कि 15 मिलियन, मैंने 15 मिलियन रुपीस पे कर, मेरे एसेट्स जितने भी थे उनको कोर्ट ऑक्शन कर दिया, वो सेल हुए 75 लाख। तो मेरी बात को फॉलो करें नाउ, इसका मतलब कि मेरे अकाउंट्स अपॉन लिक्विडेशन, नॉर्मली इस वक्त ये होता है कि जब मेरे अकाउंट्स लिक्विडेशन में चले जाते हैं या कोई ऐसा मामला हो जाता है या मैं ये बात क्लियर होती थी कि बैंकरप्ट हो गया, तो जिस चीज बंदे ने मुझसे पैसे लेने होते कोर्ट उनको रोक देता, होल्ड करवा देता, बस छोड़ दो यार, इसके साथ कोई बात नहीं करनी, मैं जानू दूंगा।
वो मेरी हर प्रॉपर्टी जो मेरे नाम पे हुई सर कुछ है ही नहीं तो अल्लाह के वाले। अब कुछ भी नहीं है तो फिर टोटल बैड डेट्स होता ये है कि उसके बाद जिस वक्त रिकवरी हो जाती है तो रिकवरी होने के बाद ये देखा जाता है कि यार देने इसने कितने थे, मतलब आप एक एक 15 मिलियन, रिकवरी कितनी हुई टोटल 7.5 मिलियन। तो सारी बात अब सारे पैसे तो नहीं दिए जा सकते, तो फिर एक परसेंटेज डिफाइन की कि अच्छा यार अगर मैं आप ये कहें कि 7.5 को 15 से डिवाइड कर लो इनटू 100 कर लो तो 50%, या सिंपल भी रखा जा सकता है कि 7.5 डिवाइडेड बाय 15 सो दैट इज 0.5। so इसका मतलब क्या है, जिसने 1 रुपया लेना है उसको 50 पैसे, इसको बोलते हैं लिक्विडेशन डिविडेंड, लॉस डिवाइड करके मतलब बाकी बैड डेट्स। इसका मतलब अगर मैंने इससे 10,000 रुपए लेने थे तो जो मैं रिकवर कर सकूंगा वो 5,000 होगा, बाकी 5,000 किसमें चले जाएंगे, बैड डेट्स। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अच्छा मेरे पास कुछ है ही, सब कुछ लगा बैठा हूं, कुछ नहीं है पास, तो मुझे उसने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया और उसने कहा यार कुछ रिकवरी नहीं है, सो तुम्हारे सारे डेट्स हैं। सो जब हमारे पास हमारा कस्टमर लिक्विडेशन में चला जाता है, हम नहीं कस्टमर, तो कस्टमर बेटा हर साल लिक्विडेशन में जा सकते हैं, कभी एक गया, कभी दूसरा गया, कभी तीसरा गया, कभी चौथा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें, इज इट क्लियर और नॉट? सर अगर रिसीवेबल्स अनएडजस्टेड ना हो, एडजस्टेड हो और उसके बाद वो कहते हैं कि बैड डेट अकाउंट्स जो है लिक्विडेशन में चले गए, तो हम निकालेंगे फिर? थोड़ा सा ये जो टॉपिक है आपके पास, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर आइडिया, इट इज टॉपिक। लेकिन एक छोटी सी चीज समझो, पहली बात अकाउंटिंग पार्टनरशिप के लिए और सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए लीगली लाजिम है, यानी लीगल रिक्वायरमेंट नहीं कि एक सोल प्रोप्राइटर ने या पार्टनरशिप ने अपने अकाउंट्स को बनाना, टैक्सेशन के लिए बनवा लेंगे उससे बनवा लेंगे, लेकिन कंपनी के लिए लाजिम है कि उसने अपने अकाउंट्स को न सिर्फ बनवाना है ईयरली बेसिस पर, बल्कि उनको ऑडिट भी करवाना है। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। और फिर जब ये ऑडिटेड अकाउंट आ जाएंगे तो इन ऑडिटेड अकाउंट्स को उठा के आप ये कहेंगे अपने कस्टमर्स तक भी, और सॉरी अपने जो शेयर होल्डर्स हैं वहां तक भी आपने इनको पहुंचाना है, यार ऑडिटेड से अकाउंट है, शेयर होल्डर्स को दिखाओ कि आपके पास फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है। अब उस प्रोसीजर में आपके पास एक वक्त होता है, जो आपके पास आपकी बैलेंस शीट डेट होती है ना, जिसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट बोलते हैं, ये जो जहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाते हैं इसको बोलते हैं बेटा रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट क्या बेटा, 31 दिसंबर, 30 जून, अभी भी आप देखें 30 जून 30। अच्छा आपका क्या ख्याल है 30 जून पे शाम को जब आप अपने ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना के निकलेंगे, ऑडिटर बैठा हुआ होगा, वो उस पूरे को मॉनिटर करके उस पर अपना ओपिनियन देके उठेगा? ऐसा नहीं बेटा, इधर ध्यान करो। अच्छा अब जब ये बात आपके पास हो गई तो ये जो 30 जून या 31 दिसंबर होता है बेटा, इसको एक नाम दिया जाता है कट ऑफ पॉइंट। ये कट ऑफ पॉइंट क्यों होता है? क्या इस डेट के ऊपर अपने लेजर्स को तो बैलेंस करो, तो पुराने मैनुअल अकाउंट्स के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया था पहले क्या बनता है, अनएडजस्टेड और करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बन गया, फिर एडजस्टमेंट करेक्शन परफॉर्म होती है, फिर एडजस्टेड करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर जब एडजस्टेड करेक्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाता है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ड्राफ्टिंग होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये कोई 2 पेजेस की नहीं होती। आज नेट के ऊपर बैठ के किसी भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करें, एनुअल रिपोर्ट्स के नाम से, एनुअल रिपोर्ट्स ओजीडी से डाउनलोड, किसी भी साल की हो, 2016 की हो, 15 की हो, डाउनलोड। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कोई 1-2 पेजेस की होंगी, 60, 70, 80, 100 पेजेस की स्टेटमेंट्स। उसको ना ऐसे करके स्क्रॉल करके देखते रहना उसमें है क्या, उसमें इतनी डिटेल्स होंगी कि तुम हैरान रह जाओगे। इसका मतलब कि इतनी डिटेल वाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक दिन में नहीं होगी।
उसको बनाने में टाइम। जब ये बन जाएंगी तो ये अनऑडिटेड होती है, फिर ऑडिटर आएगा, वो इन पूरों पर अपना ओपिनियन फर्निश करने के लिए इनकी एग्जामिनेशन करेगा। जब वो इसकी एग्जामिनेशन करेगा तो उसको कुछ क्यूरीज नजर आएंगे, फिर उन क्यूरीज के वो मैनेजमेंट के पास लेके जाता है, कहता है ये चीजें मुझे ठीक नजर नहीं आ रही, मुझे समझाओ ये चीजें तुमने ऐसे क्यों की। फिर मैनेजमेंट उसको रिस्पॉन्ड करती है, बेटा मेरी बात को फॉलो करें। फिर उसके बाद एक वक्त आता है कि जब ऑडिटर अपनी रिपोर्ट लिखते हैं कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसी है, तो फिर अलॉन्ग विद दैट रिपोर्ट ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं इनको उठा के फिर आप अपने शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करते हैं। तो जब एजीएम आपके पास आ रही थी तो एजीएम में ये बात लाजिम होती है कि आपने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उनको दे देना है उससे पहले ताकि उसको पढ़ लें और फिर एजीएम के बीच में जाके वो अपनी चीजों को मैनेज करें। अच्छा, एजीएम की कंडक्ट करने के लिए कितना टाइम लगता है? के बाद 120 days. You got 120 days for AGM. 4 month. क्या तकलीफ है 4 महीने देने के लिए? 4 महीने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल हो जाके प्रेजेंट हो। 2 से 2.5 माह लगते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट होते। उसके बाद शेयर होल्डर्स को जब ये फाइनेंशियल रिपोर्ट दी जाती है, पहले वो उनको पढ़ तो लें सारे, फिर उसके बाद पढ़ने के बाद फिर एजीएम करो ताकि हम फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस कर सकें। इनकॉर्पोरेशन के बाद 16 महीने। क्यों 16 महीने? 4 महीने आपके पास वो जो एजीएम के लिए आप दे रहे हैं और 12 महीने वो जो आपके परफॉर्मेंस पर। तो ये हर जगह पे 16 महीने। आप मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। अब समझना इस चीज को, जब तक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू नहीं की जाती शेयर होल्डर्स को, उस वक्त तक आपके पास जो आपके इवेंट्स होते हैं चलते रहते हैं। बेटा उसमें 2 तरह के इवेंट्स आते हैं, एक एडजस्टिंग, एक नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होगी, एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग। कहता है इस अरसे के बीच में जो इवेंट्स होंगे कुछ एडजस्टिंग होंगे, कुछ नॉन एडजस्टिंग होंगे। हमने कहा सर कौन से एडजस्टिंग होंगे? कहते हैं जिनकी कंडीशन एग्जिस्ट कर रही होगी, इंफॉर्मेशन बाद में मिलेगी। यानी यही बात जो कल आपको समझा रहा था कि पहले हो चुके हैं, पता बाद में नहीं समझे बात में। जैसे बैरियर टाउन में मेरा प्लॉट है, मुझे ये पता था कि मेरा जो प्लॉट है वो 2.5 करोड़ का है, पुरानी इंफॉर्मेशन। मैं प्रॉपर्टी डीलर के पास जाता हूं, मैं कहता हूं सर वो प्लॉट बेचने में है। वो कहते सर 1,70,00,000 रुपए। मैं कहता हूं होश में हो यार, आज से साल पहले इसकी जो प्राइस थी वो 2.5 करोड़ थी, अब तुम कहते हो 1,70,00,000। कहते सर कौन सी दुनिया में बैठे हैं, इसकी तो प्राइसेस बड़ी तरीके से डाउन हो गई, ये तो फिर अभी माशाल्लाह बेहतर हो गई है, वरना 1 करोड़ के बीच में प्लॉट बिक रहा था, अब तो फिर 1,70,00,000 में चल रहा है। सो दैट मींस कि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, वैल्यू डाउन हो चुकी है। तो कहता है वैल्यू डाउन हो चुकी है, एडजस्ट करो। बिल्कुल ऐसे ही एक पर्सन लिक्विडेशन में चला गया कि लिक्विडेशन जो है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें, बैंकरप्ट हो जाना। मैंने आपको बताया था ये एक दिन की बात नहीं कि रात को सोए तो साल में 200 का अटेंडेंस मिलेगा। ये रेगुलर प्रोसेस है जिसमें हर दिन आपकी क्रेडिट रेटिंग डाउन हो रही है। सो दैट मींस कि 31 दिसंबर या 30 जून पर ये बैड डेट्स थे, इंफॉर्मेशन बाद में। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? एडिशनल बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स। ये उन बैड डेट्स के अलावा है जो आपने अपने स्टेटमेंट्स पर रिपोर्ट की। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, क्लियर? अब इधर आओ। अब उसके बाद फाइनली आखिरी लास्ट टॉपिक जो बेटा आपके पास आपकी स्पेसिफिक अलाउंस या स्पेसिफिक प्रोविजंस। स्पेसिफिक बेटा टाइम कितना रहता है? स्पेसिफिक क्या? प्रोविजन या अलाउंस। बेटा ये वो प्रोविजन है, ये वो अलाउंस है जिसमें पर्सन हाईलाइट हो जाता है, यार ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में जा चुका है, इससे रिकवरी करना मुश्किल हो चुका है, इसके अकाउंट्स लिक्विडेशन में चल रहे हैं। बेटा मेरी बात को फॉलो करें।
ये वो बंदा है जो आपके पास ट्रैक डाउन। क्लियर है बेटा? अब पहली बात, जो आपके पास आपके रिसीवेबल्स का जो टोटल बैलेंस होगा, इस टोटल बैलेंस को मुझे दो हिस्सों में डिवाइड करना है बेटा, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। बेटा जनरल वाला तो मसला कोई नहीं, जो जनरल है उसके ऊपर परसेंटेज अप्लाई कर दो, 2%, 3%, 4%। लेकिन उसमें स्पेसिफिक निकालते क्यों है? जनरल निकालते उसके साथ भी तो लगा सकते हैं। देखो, जब एक डेट को मैंने अलग कर लिया, जैसे मेरे पास आप ये कह लें कि टोटल 92,000, इस 92,000 में वो ये कहता है कि जी हमारी कंपनी की पॉलिसी ये है कि हम 5% का जनरल लॉस लगाते हैं। बट एक कस्टमर हमारे पास ऐसा है जिसने हमारे 2,000 देने हैं, उससे रिलेटेड हमारे पास ये बात क्लियर हो चुकी है कि वो लिक्विडेशन में जा चुका है, उससे रिलेटेड 80% चांस है कि पैसे नहीं मिलते। तो इसका मतलब 2,000 में कहता है 80% लगाओ, और जो बाकी रिमेनिंग 90,000 है उसके ऊपर 5%। ये नहीं हो सकता कि 92,000 पे पहले 5% लगाओ, फिर 2,000 पे लादा से 80%। लेकिन ऐसे तो हो सकता है ना कि पहले आप 80% लगा दो स्पेसिफिक, उसके बाद जो बचेगा उसको ऐड करने के बाद जनरल लगा दो। करने के बाद जनरल लगा दो। नहीं वैसे नहीं होता। जब एक बात क्लियर होगी, आपने एक 2,000 रुपये जो उससे लेना था, वो 2,000 रुपये आपने उसमें से 80% नहीं मिलेगा, तो बाकी जो 20% वो मिलेगा। अब उस 20% पे भी 5% क्यों लेगा? तो ये नहीं होगा। बात को फॉलो करें, और नहीं लॉजिक है। जब एक दफा उसको हमने सेपरेट करके बता दिया कि इससे बस यही पैसे मिल सकते हैं, तो हमने उसको जनरल से निकाल दिया कि इसके ऊपर स्पेसिफिक नहीं। अच्छा, स्पेसिफिक प्रोविजन बेटा उसकी इनिशियल रिकॉग्निशन वो ऊपर लिखी हुई है। इनिशियली कैसे रिकॉग्नाइज करना? बिल्कुल ऐसे आप डेटर्स को ब्रेकअप में लेके चले जाएंगे, जितने भी आपके पास आपके स्पेसिफिक वाले उनको सेपरेट कर लेंगे, उनके ऊपर उनकी परसेंटेज लगा देंगे, सारे को टोटल कर लेंगे, आपके पास आपकी क्लोजिंग प्रोविजन। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। सो इनिशियल रिकॉग्निशन कोई इशू नहीं, इनिशियल रिकॉग्निशन बिल्कुल एज एनालिसिस की तरह। असल में स्पेसिफिक में आपके पास सबसीक्वेंट में है कि बाद में क्या होगा। बेटा मेरी बात को फॉलो करें। अच्छा, बाद के लिए मामला क्या होगा? मिसाल के तौर पे यहां पर आ जाए, इसको ही ले लेते। इसमें से 2,000 पे स्पेसिफिक प्रोविजन चाहिए थी, 90,000 पे मुझे जनरल प्रोविजन चाहिए थी। जनरल का रेट 5% और स्पेसिफिक से 60% कि जी 60% चांस है कि पैसे नहीं। इसका मतलब प्रोविजन टोटल कितनी? इसका 5% 4,500 और बेटा इसका 60% 1,200। सो जो क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस होगा वो 1,200 प्लस 4,500 दैट इज 5,700। बेटा क्लियर है? बेटा क्लियर है या नहीं? यस सर। अब एक बात याद रखिए, ये वो प्रोविजन है जो खास तौर पे आपने इसके लिए बनाई। 1,200 की प्रोविजन वो है जो खास तौर पे आपने इस पर्सन के लिए बनाई। अब आगे उत्तर इधर मुख्तलिफ ब्रेकअप्स आपने स्पेशल प्रोविजन तो बना दी, ये बंदा भी हाईलाइटेड। देखो ये नॉर्मल से हटके, सो एक्चुअली इट इज एबनॉर्मल। अच्छा, एक प्रोविजन बनाई थी, उसमें सारे पैसे थे, बैड डेट तो नहीं हुए थे ना? बैड डेट तो नहीं हुए थे ना बेटा? उसने सारे पैसे दे दिए। वो आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि यार इससे सिर्फ 800 रुपए मिलेंगे, 1,200 रुपए नहीं मिले, लेकिन किसी भी वजह से उसने आपके 2,000 आपको बोले दे फुल अमाउंट रिसीव। एक केस क्या सर नहीं आ रही, लेकिन आपने तो प्रोविजन 1,200 की बनाई थी, एक्चुअली बैड डेट्स 500 की। तो मेरी बात को फॉलो करें, आपने प्रोविजन 1,200 की बनाई थी, एक्चुअली बैड डेट्स 1,500 के हो गए। सर व्हाट अबाउट अदर? मैं बता दे, तो 3 केसेस बन सकते हैं। इनिशियल तो रिकॉर्ड कर लिए, अब सबसीक्वेंट में 3 केसेस। सर व्हाइट बोर्ड नहीं नजर आ रहा हमें सर। सॉरी बेटा,
सर व्हाइट बोर्ड काफी टाइम से सर ऑफ है हमारा सर। क्या कह रहे हो बेटा, नहीं समझ आ रही। सर हमें व्हाइट बोर्ड नहीं नजर आ रहा सर। बोर्ड बंद हो गया। यस सर 5 मिनट से बंद है सर। बस फिर ये दोबारा ऑन नहीं होगा, इसको शट डाउन करके ऑन करना पड़ेगा, उतनी देर तक खत्म हो जाएगा। इसको ना यहाँ पे रोक लो क्वेश्चन को, ठीक है। कल यहीं से आके इसको स्टार्ट करूंगा और कल इसके जो न्यूमेरिकल है पास्ट पेपर के वो करेंगे, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है? अच्छा एक मिनट होल्ड करो, 1 मिनट। Yes, sir. बेटा ओए अभी लीव ना करो भाई, छुट्टी एकदम नजर आती है। ये स्क्रीन शेयरिंग हो रही है बेटा, जो ऑनलाइन है स्क्रीन शेयरिंग हो रही है? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। भाई स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, पेपर नजर आ रहे हैं? यस सर। Yes, sir. ओ यार कोई और बोले यस सर नो सर बोलो यार। Yes, sir. नजर आ रही है। अच्छा यहां देखो, अब ये देखना, ये यहां तक आपके पास आपके, इधर ध्यान करो भाई, इधर तक जो क्वेश्चंस हैं वो है स्टडी टेक्स्ट के, इसके अपने क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये नहीं है स्टडी टेक्स्ट, ये पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्या कहता है फॉलोइंग बैलेंसेस वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑटोमैन एंटरप्राइजेस। रिसीवेबल्स 31st December 2017, 31st December 2016. After writing of receivables of 32,000 during 2017, the following adjustment need to be made. Cash of 17,850 was received from MJM traders whose balance had been written off in 2016. Debtors recovered. ठीक है। अब हमने क्या किया होता, रट्टा लगाया हुआ होता कि जी 3 ऑप्शन है। मेरी बात को बेटा फॉलो करें, बात समझ में आ रही है? उसने देखो तुम्हारे साथ क्या किया, कहता था अमाउंट रिसीव वाज क्रेडिटेड टू द सस्पेंस अकाउंट। उसने कहा ले लो, जाओ ना जरा सॉल्व करके दिखाओ मुझे। कहते कैश डेबिट करके सस्पेंस क्रेडिट कर दिया। कहते मुझे समझ नहीं आ रही थी, कहते तुमने इतने इतने मुझे क्वेश्चन बता दिया, मुझे समझ नहीं आ रही मैं इसको कहां क्रेडिट करूं, बैड डेट्स में, रिसीवेबल्स में, किधर, अल्लाह बेहतर जाने। कहता सस्पेंस, कहता खुद करते रहो। उत्तर बात समझ में आ रही है? ठीक हो गया। Receivable from Noor merchants of rupees 31,800 which had been specifically provided for in full in 2016 is to be written off. कहता खत्म कर दो, write off कर दो। A specific provision of 75% is to be made against the balance of QT bakers. So, but a general provision is always maintained at 4%. Of the remaining receivable. लड़की क्या नाम है तेरा? हिना। समझ लगी बात? क्या चाहता है यहां पर? देखो तुमसे चाहता क्या है, 2 चीजें। कहते हैं प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स, हाँ एंड बैड। इसका मतलब 2 अकाउंट्स पे चलेगा। ये नहीं कहेगा कि मुझे प्रोविजन का काम करना। आगे चलो, जीएनएस debtors opening balance, transaction for the year, sales including cash sales which is 20% of the credit sales, sales return pertaining to the credit sales, collection from credit customer including 8.1 million from customer who availed 10% discount, ठीक है। GNS maintains specific provision for doubtful debts on the basis of assessment of its debtors. Assessment of debtors क्या होती है? वही जो हमने बात की थी कि कंट्रोल अकाउंट को कंपेयर करते हैं पर्सनल ledgers। In addition, a general provision is maintained at 4% of the remaining customers balance. The status of debtors being considered for the purpose of specific provision. बहुत आसान है, लगता मुश्किल है। मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, क्लियर है? रावी इंटरप्राइजेस, ठीक है। ये तेरी आवाज निकली है सेल की? So debtors B traders 100% of the balance, specific journal। बात समझ में आ रही है? दिस इज अ क्वेश्चन। ये है टॉपिक, ये है क्वेश्चंस जिनको हमें परफॉर्म करना है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, चलें जी, कल के दिन में इंशाल्लाह इन क्वेश्चंस को पहले स्पेसिफिक प्रोविजन को सीखेंगे और कल फिर इसको
अलाइन कर लेंगे उसके साथ। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।